Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start with our question answers. पहले हमने चैप्टर पढ़ लिया था कल, Nothing is impossible, the construction of spectacular Brooklyn Bridge. हमने चैप्टर की रीडिंग की थी, उसको अंडरस्टैंड किया था. आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. आई होप आप लोगों ने खुद से भी करने की कोशिश की होगी इन क्वेश्चंस को. पहला क्वेश्चन था, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ जॉन रॉबलिंग. तो ये पहला क्वेश्चन है. ये आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि जॉन रॉबलिंग कौन था. जॉन रॉबलिंग वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, राइट. बट इसमें इसके बारे में आपने जो बताना है वो आपने उसके पूरा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि वो कौन था, वो ब्रिज कहाँ था और ये सारी डिटेल्स. बिकॉज इन एग्ज़ाम आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा कोई भी कॉम्प्रीहेंशन का तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, राइट. और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 3 पॉइंट्स ज़रूर लिखने हैं. 2 to 3 पॉइंट्स आपने उसके अंदर लिखने ज़रूरी हैं. ओके, 2 to 3 पॉइंट्स लिखने के लिए आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए जो कि रेलेवेंट हो, तभी आप उसमें मार्क्स गेन कर सकेंगे. तो अब हम देखते हैं कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं. जॉन रॉबलिंग हैड अ ड्रीम टू बिल्ड अ स्पेक्टेकुलर ब्रिज कनेक्टिंग न्यूयॉर्क विद लॉन्ग आइलैंड ऑफ स्पैनिंग द ईस्ट रिवर. ठीक है, तो वो क्या चाहता था, वो एक ब्रिज बनाना चाहता था जो कि न्यूयॉर्क को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है, ईस्ट रिवर के साथ. एक्सपर्ट्स थॉट इट वाज इम्पॉसिबल बट ही बिलीव्ड इट कुड बी डन एंड वाज डिटर्मिन्ड टू शेयर द विजन, हिज विजन. ओके, अब क्या था बेसिकली ये पूरी की पूरी बात वही लिखी गई है कि जॉन रॉबलिंग जो था उसका क्या ड्रीम था और इसके अलावा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते थे, और फिर भी उसने क्या किया, ही वॉज डिटर्मिन्ड, और फिर वो उसके बेटे ने उसको बना दिया. सेकंड क्या है, व्हाट हैड हैपेंड व्हेन द प्रोजेक्ट वाज अंडरवे. क्या हुआ जब प्रोजेक्ट जो था वो अंडरवे था, जब प्रोजेक्ट इन प्रोसेस था, जब वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उस टाइम पर ऐसा क्या हुआ. तो उस टाइम पर when the project was only a few months underway, a tragic accident occurred. John Robling's foot slipped into a group of pylons, crushing his toes. अब क्या हुआ कि जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था उस टाइम पर कुछ पाइलॉन्स के ऊपर जो वो स्लिप होकर गिर गया और उसकी वजह से क्या हुआ, उसके जो पाँव थे वो क्रश्ड हो गए, जिसकी वजह से his toes were amputated. ठीक है, उनको काटना पड़ गया. He became incapacitated and later died of an infection. पहले तो वो कुछ काम करने के काबिल नहीं रहा, फिर उसके बाद वो इसी इन्फेक्शन की वजह से वो इस दुनिया से चला गया. His son Washington Roebling took charge. Not longer after, Washington suffered a paralyzing injury due to decompression sickness, also called Caisson disease, which left him unable to walk, talk or move. तो ये देखें, अब पहले क्या हुआ, पहले जो फादर था वो गिर गया और उसके जो है पाँव को काटना पड़ गया, एंड आफ्टर दैट जो बेटा था वो भी पैरालाइज हो गया ड्यू टू दैट डिजीज़, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ज़्यादा डिले होता चला गया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द पीपल क्रिटिसाइज द रॉबलिंग्स. लोगों ने क्रिटिसाइज क्यों किया था रॉबलिंग्स को. ठीक है, रॉबलिंग्स में कौन कौन थे, जॉन रॉबलिंग था और वॉशिंगटन रॉबलिंग, फादर एंड सन बोथ. तो इन दोनों को लोग क्यों इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे. अच्छा, पीपल क्रिटिसाइज द रॉबलिंग बिकॉज ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट बिलीव द प्रोजेक्ट वॉज impossible and not practical. After Washington's accident, critics said, "We told them so. Crazy men and their crazy dreams. It's foolish to chase wild vision." They felt the project should be scrapped since only the Roblings knew how it could be built. अब देखें कि सारा का सारा जो टेक्स्ट है ना, ये एग्जैक्टली टेक्स्ट में से लिखा गया है, तो आपने इस तरीके से नहीं लिखना. ठीक है, मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में से चीज़ें निकाल कर यहाँ दी हैं. यू हैव टू कन्वर्ट इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट. आप इसको क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे और अपने वर्ड्स में इसका आंसर लिखेंगे, जिस तरीके से मैंने पिछले 3 चैप्टर्स में आपको क्वेश्चन आंसर्स करके दिखाए. ठीक है, कि हम किस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास एग्जैक्ट टेक्स्ट अवेलेबल है. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू योर ओन वर्ड्स एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर. ओके, अच्छा, तो ये सारा का सारा टेक्स्ट है. इसमें बताया जा रहा है कि रॉबलिंग जो था, जब वो उनका प्रोजेक्ट जो इस तरीके से रुक गया, पहले फादर की डेथ हो गई, फिर बेटा पैरालाइज हो गया, तो लोगों ने कहा हमने तो पहले ही कहा था. ठीक है, और फिर कहा कि क्रेजी मैन विद देयर क्रेजी ड्रीम्स, के लोगों के पागल दिमाग और पागल आइडियाज़ जो है ना वो लोगों को इस तरफ लेके जाते हैं. और फिर क्या है, कह रहे थे ये बहुत अहमकाना चीज़ है कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरीके के एक ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 4, विच डिजीज़ अटैक द अंडर वाटर वर्कर्स एंड व्हाट वर इट्स सिम्टम्स. अच्छा, अब वो कौन सी डिजीज़ थी जो अंडर वाटर जो जितने भी वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे उनको वो डिजीज़ जो है वो लाहक हो गई, और उसकी वजह से वो क्या थी और उसके क्या सिम्टम्स थे.
अच्छा, द डिजीज वॉज डीकम्प्रेशन सिकनेस, फर्स्ट कॉल केसन डिजीज बाय डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ। तो जो ये क्या थी, ये डीकम्प्रेशन सिकनेस थी, मतलब कि वाटर जब वो पानी के नीचे थे ना तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी उस तरीके से नहीं था और उन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो सांस लेने की प्रॉब्लम की वजह से ये डिजीज़ स्टार्ट हुई, इसके सिस्टम से जो इसकी वजह से यही उसके सिम्टम्स थे कि लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी उसकी, और इसी डिजीज़ को केसन डिजीज़ कहा डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ ने उस टाइम पर। अब इसके सिम्टम्स क्या थे? इट कॉज्ड पैरालिसिस and brain damage, leaving workers unable to walk, talk or even move. Washington Roebling suffered from this condition. अब क्या था, लोग इससे पैरालाइज हो रहे थे, इसके अलावा वो बात करने के काबिल नहीं रह रहे थे, मूव करने के काबिल नहीं रह रहे थे, और क्या था, जो वॉशिंगटन था वो भी बिल्कुल इसी डिजीज से गुजर रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड मिस्टर वॉशिंगटन कम्युनिकेट आफ्टर द ट्रेजिक एक्सीडेंट? जब मिस्टर वॉशिंगटन का जो है एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ये सब प्रॉब्लम चल गई कि वो पैरालाइज भी हो गए और उसके बाद उनका जो बॉडी मूव भी नहीं कर रही थी, लाइक वो बात भी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर उन्होंने किस तरीके से कम्युनिकेट किया? ये हमें पता है, हमने चैप्टर में पढ़ा है। आफ्टर बिकमिंग पैरालाइज्ड, वॉशिंगटन डेवलप्ड अ फिंगर टैपिंग कोड। ही मूव्ड वन फिंगर टू टैप ऑन हिज वाइफ एमिलीज आर्म टू सिग्नल हर। अब वो क्या कर रहे थे, जब वो पैरालाइज हो गए तो उन्होंने अपनी फिंगर को टैप करने का एक क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन कोड डेवलप किया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इसके ही थ्रू अपनी वाइफ की आर्म पे टैप करते और उसको सिग्नल देते कि अब वो क्या कहना चाहते हैं। दिस टोल्ड हर टू कॉल द इंजीनियर्स एंड टू पास ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो क्या करते, वो इसी तरीके से अपनी वाइफ के आर्म पे टैप कर करके ही इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते और वो आगे उनको इंजीनियर्स को बताती। ही यूज दिस मेथड फॉर 13 ईयर्स टू डायरेक्ट द प्रोजेक्ट। और उसने ये 13 साल तक इसी तरीके से जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी और वो क्या है, वो जो ब्रिज है वो बन गया। Who was Emily Warren Roebling and what role did she play in the execution of the project? अब क्वेश्चन आ गया है कि एमिली वॉरेन रॉबलिंग कौन थी और उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या रोल प्ले किया? तो ये हमें पता है, हमने चैप्टर पढ़ा है। एमिली वॉरेन रॉबलिंग was Washington Roebling's wife. She played a critical role by acting as the link between Washington and the engineers on site. तो क्या थी, ये एक लिंक का रोल प्ले करी थी, एक ब्रिज का रोल प्ले करी थी between Washington Roebling and the team. She studied higher mathematics, catenary curves, material strength, and bridge specification. For 11 years, she assisted Washington in supervising construction, relying his instruction and ensuring the work continued despite his disability. तो क्या थी, पहले तो उसने सारा वो मैथमेटिक्स एंड सारी चीज़ें पढ़ी जो आर्किटेक्चर के लिए और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी थी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने 11 साल तक अपने हस्बैंड को जो है वो असिस्ट किया और उन्होंने पूरा का पूरा जो वर्क था वो कंप्लीट कराया। Her devotion and unquestioned loyalty made the task manageable. तो जो उनका डिवोशन था और जो उनकी लॉयल्टी थी अपने हस्बैंड की तरफ, उसने क्या किया, इन चीज़ों को पॉसिबल बनाया। When there is a will, there is a way. Explain in the light of the given lesson. अच्छा जी, अब क्या है, when there is a will, there is a way. ठीक है, बहुत फेमस प्रोवर्ब है ये कि जहाँ पर भी जब आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो जब आप करने की आपकी नीयत होती है कुछ करने की, तो वहाँ एक रास्ता निकल आता है। ठीक है, जहाँ विल होगी वहाँ पे रास्ता होगा, वहाँ वे होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि जो रॉबलिंग से इनके पास एक आइडिया था, विल थी, दे वांटेड टू डू समथिंग, डिटर्मिनेशन थी, उसकी वजह से क्या हुआ, रास्ता बन गया। तो क्या है, द प्रोवर्ब फिट्स द लेसन परफेक्टली। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रुकलिन ब्रिज सीम्ड इम्पॉसिबल, बट द स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ जॉन एंड वॉशिंगटन रॉबलिंग मेड इट पॉसिबल। अब क्या है कि जिस तरीके से ये प्रोवर्ब हर जगह फिट आता है इस तरह की सिचुएशंस के अंदर, यहाँ पर भी वो बिल्कुल फिट आ रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रुकलिन ब्रिज थी वो बिल्कुल ऐसे ही था कि वो इम्पॉसिबल चीज़ है। लोगों ने भी कह दिया था कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये एक अहमकाना चीज़ है, ये लोग पागल हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी जो स्ट्रॉन्ग विल है, उसने इसको करके दिखाया। जॉन रिफ्यूज टू गिव अप डिस्पाइट क्रिटिसिज्म एंड केप्ट बिलीविंग द ब्रिज कुड बी बिल्ट। ठीक है, जॉन जो था, जो फादर था, उसने लोगों की क्रिटिसिज्म के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो अपने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के पीछे लगा रहा। फिर वॉशिंगटन आया, उसके बाद वॉशिंगटन इवन आफ्टर बीइंग पैरालाइज्ड एंड अनएबल टू स्पीक फाउंड अ वे टू कम्युनिकेट एंड लीड द प्रोजेक्ट फॉर 13 ईयर्स। फिर क्या था, फिर वॉशिंगटन आ गया और वो पैरालाइज होने के बावजूद उसने उस प्रोजेक्ट को 13 ईयर्स तक लीड किया और उसको पॉसिबल बनाया। ठीक है, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात जा रही है। इसके बाद जो एमिली थी, उसने क्या किया,
With Emily's help and the team's persistence, the bridge was completed in 1883. फिर एमिली की persistence की वजह से और टीम की persistence की वजह से क्या हुआ, वो जो पूरा का पूरा ड्रीम था वो भी पॉसिबल हो गया. The moral of the lesson states it clearly: dreams that seem impossible can be realized with determination and persistence, no matter what the odds are. तो ये पूरा का पूरा जो लेसन है वो हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देता है. और मैसेज क्या है कि जितना मर्जी मुश्किल टास्क हो, जितनी मर्जी चीज़ इम्पॉसिबल लग रही हो, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग विल, आपकी डिटर्मिनेशन से आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. अच्छा, अब हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. और अब हमारे पास ना, आप देखेंगे आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस के बाद जो चीज़ आ रही है वो है फाइंडिंग द मेन आइडिया. अब फाइंडिंग द मेन आइडिया आपके पास ना एक नेक्स्ट टास्क है. क्वेश्चन आंसर्स के बाद जो दूसरी एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई है वो फाइंडिंग द मेन आइडिया है. तो फाइंडिंग द मेन आइडिया के अंदर आपने क्या करना है, आपके पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है. नहीं, पहले दे आर जस्ट टेलिंग यू, ओके लेट्स स्टडी इट, देन आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. अच्छा, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ टॉपिक, अ मेन आइडिया अबाउट द टॉपिक एंड डिटेल्स दैट सपोर्ट द मेन आइडिया. अब एक पैराग्राफ क्या होता है, एक पैराग्राफ का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ के अंदर एक आइडिया डिस्कस किया जा रहा होगा. एक आइडिया डिस्कस किया जा रहा होगा जो कि मेन आइडिया होगा. उसके बाद उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी जो उस आइडिया को सपोर्ट कर रही होंगी. ओके, फिर क्या है, टॉपिक क्या होता है, द ओवरऑल सब्जेक्ट ऑफ अ पैराग्राफ. टॉपिक हम कहते हैं किसी भी ओवरऑल जो भी सब्जेक्ट का टॉपिक होता है, जो ऊपर सबसे लिखा हुआ होता है ना, बेसिकली वो ओवरऑल एक बात बता रहा है. ठीक है, एक बहुत जनरल सी बात होती है ये. अब मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स द ऑथर्स पॉइंट अबाउट द टॉपिक. अब मेन आइडिया बेसिकली एक सेंटेंस होता है जो कि क्या बताता है, जो बताता है कि ऑथर का क्या पॉइंट है अबाउट द होल टॉपिक. ऑथर क्या समझता है इस टॉपिक के बारे में. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैं कह देती हूँ दैट इज़ द टॉपिक, लेकिन उसके बारे में जो मेन आइडिया है ना, वो या तो ये हो सकता है सोशल मीडिया इज़ अ बेनिफिशियल टूल फॉर यंगर जनरेशन. ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, इज़ अ हार्मफुल प्लेटफॉर्म टू मेक आवर यूथ डिस्ट्रैक्टेड. तो देखिए, दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं. तो जो मेन आइडिया होगा ना, ऑथर का पर्सपेक्टिव है, वो मेन आइडिया होगा. जो एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी, जो स्टेटमेंट दी जाएगी कि ये जो है मेरा स्टैंस है ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक ऊपर लिखा है सोशल मीडिया, उसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ, मैं वो सोचते हुए जो लिख रही हूँ एक सेंटेंस, वो क्या होगा, वो मेन आइडिया होगा. और फिर उसके लिए मैं सपोर्टिंग डिटेल्स दूंगी. कि सपोर्टिंग डिटेल्स में मैं बता सकती हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हैं सोशल मीडिया की, अगर मैं उसको इस तरफ से सपोर्ट कर रही हूँ. और ऑन द अदर हैंड इफ़ आई एम सेइंग दैट इट्स हार्मफुल, तो मैं उसके बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से सपोर्ट करी होंगी. ठीक है, तो इस तरह से मेन आइडिया वो स्टेटमेंट होती है जो कि पूरा का पूरा पैराग्राफ में राइटर का स्टैंस बताती है और बताती है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ किस बारे में होने वाला है. अच्छा, a statement that tells the author's point about the topic. The main idea provides the message of a given paragraph or the argument that is being made about the topic. ठीक है, तो ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि जो मेन आइडिया होता है वो क्या होता है कि वो आपका अपना स्टैंस अबाउट द टॉपिक और पूरे टॉपिक के अंदर क्या बात है जिसको सपोर्ट करने वाले हैं, तो वो आपका मेन आइडिया होता है. फिर डिटेल्स, द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन आइडिया और सपोर्ट फॉर द मेन आइडिया. अब डिटेल्स होती हैं जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, सपोर्टिंग डिटेल्स आप जिसको कहते हैं. ठीक है, अगर सोशल मीडिया अच्छा है तो किन किन वजूहात की बिना पर वो अच्छा है, अगर वो बुरा है तो व्हाट आर द रीजंस व्हाई इट इज़ बैड. ठीक है, यू हैव टू टेल स्पेसिफिक रीजन, कोई फैक्ट देने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देनी है, तो डिटेल्स में ये सब कुछ आ जाता है. मेन आइडिया इज इक्वल टू टॉपिक प्लस ऑथर्स पॉइंट अबाउट द टॉपिक. ठीक है, तो मेन आइडिया क्या होता है, टॉपिक और ऑथर का पर्सपेक्टिव, ऑथर का पॉइंट अबाउट द टॉपिक. हाउ टू फाइंड द टॉपिक, आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चंस, व्हाट और हु इज दिस पैराग्राफ अबाउट. पहले तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या है कि जो व्हाट और हु इज दिस पैराग्राफ अबाउट, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ किसके बारे में है. ठीक है, हाउ टू फाइंड द मेन आइडिया, आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन. आपने कैसे फाइंड आउट कर, पहले आपने टॉपिक फाइंड आउट कर लिया कि किस चीज़ के बारे में है, फिर आपने फाइंड आउट कर लिया कि how to find the main idea, what is the overall message or argument being made by the author about the topic of this paragraph. अब क्या है कि पूरा का पूरा जो पैराग्राफ का मेन आइडिया है वो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि जो ओवरऑल मैसेज दिया जा रहा है, जो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट बिल्ड हो रहा है ऑथर की तरफ से, वो क्या है. ठीक है, वो क्या सोचता है ऑथर इसके बारे में. फिर हाउ टू फाइंड सपोर्टिंग डिटेल्स, टर्न द मेन आइडिया इनटू अ क्वेश्चन बाय आस्किंग हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, why और how. The answer will give a set of details. अब आपने मेन आइडिया भी फाइंड आउट कर लिया,
आपने टॉपिक भी फाइंड आउट कर लिया, अब आपने सपोर्टिंग डिटेल्स फाइंड आउट करनी है कि कौन सी बातें हैं जो इस मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं। तो आपने उसके लिए हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हिंट्स क्या है? बोल्ड फेस्ड हेडिंग्स और टाइटल्स में कंटेन द टॉपिक एंड और मेन आइडिया। अब क्या होता है, जब बोल्ड जो चीज़ें लिखी हुई होती है ना, जब सबसे पहले ऊपर जैसे टाइटल लिखा हुआ होता है, वो हमें हिंट दे रही होती है कि ये टाइटल है, पूरा का पूरा पैराग्राफ इस चीज़ के बारे में होने वाला है। फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ आर यूजुअली हेल्पफुल। पहला और आखिरी सेंटेंस बहुत हेल्प करता है मेन आइडिया को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यूजुअली आपकी जो टॉपिक सेंटेंस होता है वही आपका मेन आइडिया भी होता है। लुक फॉर रिपीटिंग वर्ड्स, दीज ऑफन इंडिकेट द टॉपिक। और जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको टॉपिक बताते हैं कि ये क्या टॉपिक है। अगर आपको टॉपिक नहीं दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टॉपिक, देन यू आर सपोज टू फोकस ऑन द रेपिटेशन ऑफ वर्ड, कि जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है वो वर्ड भी टॉपिक हो सकता है। अच्छा, रिमेंबर, टॉपिक, मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स वर्क टुगेदर। The main idea tells the author's point about the topic and the details offers support for the main idea. तो क्या है, जो टॉपिक है, मेन आइडिया है, सपोर्टिंग डिटेल्स है, ये सब मिल के काम करी होती हैं, ठीक है। तो जो मेन आइडिया होता है वो ऑथर का पॉइंट बताता है, ऑथर का पर्सपेक्टिव बताता है, ठीक है, टॉपिक के बारे में, और जो डिटेल्स हैं वो सपोर्ट करती हैं मेन आइडिया को। ओके, तो मैंने क्या कहा अभी, मैंने ये बताया कि जो टॉपिक है उसको जो मेन आइडिया होता है वो टॉपिक के बारे में राइटर का पर्सपेक्टिव बताता है, ठीक है, और जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं वो राइटर के पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको हम कर लेते हैं। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, देन वी कैन आंसर द क्वेश्चंस टुगेदर। तो रीड द पैसेज बिलो टू सी इफ यू कैन पिक आउट द मेन आइडिया। अब हमने मेन आइडिया पिक करने के लिए एक ये एक्सरसाइज ली है, लेट्स डू इट टुगेदर। टू मेनी पेरेंट्स द इन्फेंट्स क्राइंग मे बी मेनली एन इरिटेशन, especially if it continues for longer periods. But crying serves important functions for the child as well as the parents. For the child, crying helps improve lung capacity and the respiratory system. Perhaps more important, the cry serves as a signal of distress. When babies cry, they indicate that they are hungry or in pain. And this is important information for parents. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हम इन क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। डज दिस पैसेज डिस्कस अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये जो पैराग्राफ है पूरा, ये पैसेज जो है, क्या ये एक पर्सन को डिस्कस कर रहा है या ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्कस कर रहा है? ये ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्कस कर रहा है, ठीक है, ये बच्चों को डिस्कस कर रहा है। किसको डिस्कस कर रहा है? चिल्ड्रन को, ठीक है। When does the information contain a reference to time? No, ये रेफरेंस बेस नहीं है, ठीक है, टाइम बेस नहीं है। ये क्या है? ये हर टाइम के बच्चों के लिए हो सकती है। Does the text name a place? No, कोई प्लेस का भी जिक्र नहीं हो रहा। Do you find a reason or explanation for something that happened? क्या किसी कोई चीज़ को इंसिडेंट हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है या फिर कोई रीज़न दी जा रही है? रीज़न तो दी जा रही है, ठीक है। किस चीज़ की रीज़न दी जा रही है? बच्चों के रोने की, ठीक है। तो यस। Does this information indicate a method or a theory? क्या इस काइंड ऑफ अ थ्योरी हम कह सकते हैं कि बच्चों का जो रोना है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन हमने देख लिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या आइडिया हुआ कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड पैराग्राफ है, ठीक है। और इसमें क्या जो मेन आइडिया वो क्या है कि क्राइंग सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर चाइल्ड एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स। ये जो लाइन है ना, ये आप लोगों की जो बीच में लिखी गई है, दिस इज द मेन आइडिया। क्राइंग सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द चाइल्ड एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स। तो जो क्राइंग है, आप इसको क्राइंग भी लिख सकते हैं टाइटल को, ठीक है, और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये मेन आपका जो है वो मेन पॉइंट है जिस पर पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो बेस किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेन आइडिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और पैराग्राफ दिया गया है, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। रीड द पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन। अब एक पहला पैसेज हमारे पास क्या है? फायर एंट्स आर पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव पेस्ट्स। द फायर एंट्स अर्नड इट नेम बिकॉज ऑफ इट्स वेनम। द इंसेक्ट यूजेस अ वास्प like stringer to inject the venom, which causes a painful burning sensation and leaves tiny itching pustules. The ants will swarm over anyone or anything that disturbs their nest. In addition to causing pain, fire ants damage many crops by eating the plants, by protecting
other insects that damage crops. Fire ants are attracted to soybeans, eggplants, corn, okra, strawberries and potatoes. तो ये था आपका पूरा का पूरा पैसेज, और इस पैसेज के अंदर हमारे पास जो जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो आपने बतानी है. व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द पैसेज? जो पूरा का पूरा पैसेज है, इसका टॉपिक क्या है? लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस. क्या वो एंट बाइट्स हैं, फॉर्मिंग है, फायर एंट्स है या पेस्ट्स हैं? तो हमें पता है कि फायर एंट्स इज द राइट आंसर. What does the author want you to know about the topic? Author क्या चाहता है, आपको क्या बताना चाह रहा है? ठीक है, वो आपको कि fire ants have a wasp-like stringer, fire ants swarm, fire ants are pests to farmers, fire ants are painful and pesky. आप इनमें से क्या बताना चाह रहा है वो? तो हम वापस पैसेज पे जाते हैं. उसने हमें ये सारी बातें बताई हैं, राइट? तो वो हमें जो मेन बात बताना चाह रहा है वो बताना चाह रहा है कि ये क्या है, ये पेस्ट हैं फॉर दी फार्मर्स, या फिर हम कह सकते हैं फायर एंट्स आर पेनफुल एंड पेस्की. ठीक है, बिकॉज दे कैन डू एनीथिंग टू एनीबडी. तो हम इसको इस तरह लेके जाएंगे, क्योंकि खाली फार्मर्स की बात तो नहीं हुई है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. फिर नेक्स्ट है विच सेंटेंस कंटेन द मेन आइडिया. अब कौन सा सेंटेंस है जो कि मेन आइडिया जिसके अंदर डिस्कस हो रहा है? ऑप्शन A1, सेंटेंस नंबर 1, C4, B2, C4 एंड D5. लेट्स गो टू द पैसेज अगैन एंड सी कि आप हमारे पास ABCD में से कौन सा सेंटेंस जो है वो ठीक है. फायर एंट्स आर पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव पेस्ट. क्या ये हमारा मेन आइडिया हो सकता है? फिर दूसरा है द फायर एंट्स अर्नड इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स वेनम. क्या ये हमारा मेन आइडिया है? द इंसेक्ट्स यूज अ वास्प-लाइक स्ट्रिंगर टू इंजेक्ट द वेनम व्हिच कॉजेज अ पेनफुल बर्निंग सेंसेशन एंड लीव्स टाइनी इचिंग पस्ट्यूल्स. नहीं, ये भी नहीं है. द एंट्स will swarm over anyone or anything that disturbs their nest. In addition to causing pain, the fire ants damage many crops by eating the plants and by protecting their insects, other insects that damage crops. Fire ants are attracted to soybeans. और ये सारी की सारी आगे चीज़ें दी गई हैं. तो अब हमें पता करना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा मेन आइडिया था. तो which sentence do you think is the main idea? What do you think about the first sentence? Okay, yes, the first sentence is going to be our main idea. The fire ants are painful and destructive pests. ठीक है, कि वो क्या है, वो painful भी हैं और वो destructive pests भी हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे we will write option A is the right answer. Okay, this is how you do it. Let's move forward. फिर आपके पास ये oral communication का task आ जाता है जो कि एक pair work है. अब इसमें क्या करना है, work in pairs and choose a celebrity they both know. Come up with interview questions and act out a real life interview in front of the class. अब ये जो एक एक्टिविटी है ये आप लोग क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. एक बच्चा जो है वो क्लास में इंटरव्यूअर बन सकता है और एक जो है जैसे फॉर इंस्टेंस एक बच्चा होस्ट है और दूसरा बच्चा जो है वो कोई सेलिब्रिटी बन जाता है. कोई भी फेमस पर्सन आप ले सकते हैं और वो उससे क्वेश्चंस पूछेगा और उसने उसको आंसर करना है. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आप लोग क्लास में कर सकते हैं. उसके अलावा एक ग्रुप एक्टिविटी दी गई है, वर्क इन ग्रुप्स एंड ट्रेस आउट द इशू हाईलाइटेड बाय आइडेंटिफाइंग द सेटअप, कन्फ्रंटेशन एंड रेजोल्यूशन इन द 3-act प्ले लव दाई नेबर बाय जिमी कैरी. ठीक है, ये एक आपका प्ले है, आप इसको जो है क्लास में परफॉर्म कर सकते हैं. Yes, this is something really interesting. I would really appreciate if the teachers in the class could arrange this activity in the class. Okay? अच्छा, अब हम मूव करते हैं vocabulary and grammar पे. इसमें क्या है, the parts of speech, understanding of the classification of word is of utmost importance before one moves towards the sentence structure and advanced syntax of English, both in written and oral communication. तो जो part of speech है वो आपकी बहुत important एक एस्पेक्ट है जो कि जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते हैं तो आई थिंक यू शुडंट मूव टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो पार्ट ऑफ स्पीच को याद करने के लिए एक बहुत ही यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पोइट्री लिखी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसको आप फन वे में आप याद रख सकते हैं कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का क्या रोल होता है. तो स्टार्ट करते हैं. एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन. इन प्लेस ऑफ द नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स as he and she can clap their hands. अब देखें पहले सेंटेंस जो पहली शुरू की लाइन थी ना, every name is called a noun. तो हर नाम क्या है, नाउन है. बहुत सिंपल सी बात है. As field and fountain, street and town, चाहे फिर वो फील्ड है, फाउंटेन है, स्ट्रीट है या टाउन है, किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन है.
इन प्लेस ऑफ द नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। अब देखिए इसमें बताया गया है प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो भी नाउन की जगह चीज़ आएगी वो क्या है, वो प्रोनाउन है। एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स, अब जो देयर जो है वो एक प्रोनाउन है, उसका इस्तेमाल किया गया है। ही एंड शी और ऑल्सो क्या है, प्रोनाउंस, तो ये इनका इस्तेमाल करके आपको सिखाया गया है। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग, अ मैजिक वॉन्ड एंड शाइनी रिंग। अब क्या है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या करते हैं, थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फिर क्या है, एज मैजिक वॉन्ड एंड शाइनी रिंग। अब मैजिक और शाइनी क्या है, दे बोथ आर एडजेक्टिव्स। फिर आगे मूव करते हैं। द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन, टू रीड, टू राइट, टू जंप, टू रन। अब वर्ब के बारे में बताया गया है, वर्ब का मतलब है एक्शन, तो जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो वर्ब्स हैं। रीड, राइट, जंप, रन, ऑल दीज आर verbs. फिर क्या है, as quickly, sorry, how things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. अब adverbs के बारे में बात हो रही है, और adverbs कौन कौन से, कि वो क्या करते हैं, how things are done, ठीक है, जो action को आगे further explain कर रहे हैं, तो आपके adverbs होते हैं, जैसे quickly, slowly, badly, well, ये सारे क्या है, these are adverbs. The preposition shows relation एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। अब जो preposition है वो relation शो करता है, ठीक है, पोजीशन बताता है, चाहे वो एज इन द स्ट्रीट, या वो स्ट्रीट के अंदर है या वो स्टेशन पर है, ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ की पोजीशन जो बता रहा है वो क्या है, दैट इज preposition. Conjunctions join in many ways. Sentences, words और phrase and phrases. अब जो conjunction है वो क्या करते हैं, वो join करते हैं बहुत तरीकों से। Sentences को भी join करते हैं, words को भी, phrase को भी और phrases को भी, तो वो कंजक्शन होते हैं। फिर है इंटरजेक्शन। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जो इंटरजेक्शन है उसको क्या चाहिए होता है, उसको एक एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए होता है, जो फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है, जो फीलिंग एक्सप्रेस करता है। देर इज वन मोर टू बी केप्ट अमंग विनर्स, वी नो देम एज आर्टिकल डिटर्मिनर्स। अब क्या है, अब आखिरी चीज़ हमारे पास एक रह गई है, वो है आर्टिकल्स, ठीक है, जो कि डिटर्मिनर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, अ, एन और द, ठीक है, तो इनको हम यूज़ करते हैं। आई होप आपने इस पोइट्री को एंजॉय किया होगा। अब इसी पोइट्री की हमारे पास जो एक्सरसाइज है ना, वो आगे दी गई है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम ये वाली एक्सरसाइज ना कल कर लेंगे, और इसके साथ जो आगे राइटिंग टास्क है वो भी हम कल की क्लास में इंशाल्लाह कर लेंगे। तो अब आप लोग आज की क्लास में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिवाइज करिएगा, उन क्वेश्चंस को फिर से करने की कोशिश करिएगा विदाउट यूजिंग द हेल्प। और आप मुझे इसके अलावा हमारे जितने भी जो नोट्स होते हैं उसको हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, जो ड्राइव का लिंक शेयर किया गया है स्लाइड के नाम से, आप देख सकते हैं यूट्यूब वीडियो पे, आप वहाँ से अपने नोट्स वगैरह को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सजेशन हो, कोई चीज़ हो आपने पूछनी हो, या कोई भी चीज़ आप कहना चाहते हो, यू कैन कॉमेंट ऑन द यूट्यूब वीडियो. That's all from my side. I'll see you tomorrow in the next class. Allah Hafiz.